अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर नंबर 23 को जो है वो क्विकली रिवाइज करेंगे, ठीक है, विच इज़ अबाउट द इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो ये चैप्टर भी हमारे पास जो है वो जितना खास इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, फॉर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ से जो है वो 1 से 2 MCQ ही आ रहे होते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को भी हम लोग जो है वो तेज़ी से रिवाइज करेंगे और हम लोग जो है वो सिर्फ डायरेक्ट उन्हीं MCQs पर फोकस करेंगे जो कि MCQs में जो है वो आ सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन, तो ये आप लोगों ने खुद करनी है। उसके बाद हमारे पास कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट के। तो हमारे पास टोटल 4 कंपोनेंट्स होते हैं इन्वायरमेंट के, जिसमें हमारे पास पहला कंपोनेंट है लिथोस्फेयर, ठीक है। ये जो अर्थ की फर्स्ट या अपर रॉकी क्रस्ट होती है उसे लिथोस्फेयर कहते हैं। यहाँ से इम्पोर्टेंट सिर्फ यही है कि आपको जो है वो इसकी डेप्थ का पता हो, ठीक है, विच इज़ 100 किलोमीटर। बाकी जो है इसमें कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। अब लिथोस्फेयर के भी जो है वो कुछ कंपोजिशन होती है, ये सारे जो है वो एलिमेंट्स मेंशन्ड हैं, लेकिन इसमें आप लोगों ने जो 2 चीज़ें याद रखनी है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा कंपोजिशन कौन से एलिमेंट की है और सबसे कम किसकी है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन की है, ठीक है, 46%, और सबसे कम जो है वो कार्बन और बाकी जो ट्रेसेस एलिमेंट्स हैं उनकी है। तो मतलब आप लोग कार्बन का कह सकते हो कि सबसे कम जो है कंपोजिशन लिथोस्फेयर में कार्बन की है। तो समटाइम्स ये कार्बन वाला MCQ जो है वो आ जाता है, ठीक है। आप लोगों ने बस यहाँ से यही 2 पॉइंट्स ध्यान में रखने। नेक्स्ट हमारे पास अबंडेंस ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अबंडेंस ऑफ एलिमेंट्स में आप लोगों ने सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है, सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो है वो हाइड्रोजन है, उसके बाद हीलियम है, हीलियम के बाद जो है वो 3rd नंबर पे ऑक्सीजन है, ठीक है। बाकी जो परसेंटेजेस गिवन है ये, ठीक है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों से वो यही पूछेगा कि हमारे पास फर्स्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, ठीक है, और सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, बस यही पूछेगा, परसेंटेजेस के बारे में नहीं पूछेगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास कंपोनेंट है इन्वायरमेंट का, वो है हाइड्रोस्फेयर। नेम से इंडिकेट कर रहे हैं वाटर। इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये जो लिखा हुआ है 71% हमारे पास जो अर्थ सरफेस है उसको ओशंस ने कवर किया हुआ है, और 3.5% जो है वो पोलर आइस ने जो है वो अर्थ सरफेस को जो है वो कवर किया हुआ है, ठीक है। तो पहले 2 पॉइंट्स में उसने अर्थ के सरफेस की बात की है। अब यहाँ पे नेक्स्ट 2 पॉइंट्स में वो वाटर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास 97% जो वाटर है ना वो ओशंस में है, ठीक है। 2% वाटर जो है वो आइस और ग्लेशियर्स की फॉर्म में है। अब ये जो लास्ट पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि ये हमारी मरतबा एंट्री टेस्ट में आया था। क्वेश्चन ये था कि हमारे पास अर्थ पे जो है वो टोटल कितने % वाटर जो है वो सूटेबल है फॉर ड्रिंकिंग। तो सिर्फ 1% वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है एंड इट इज़ सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग। तो आप लोग अगर बाकी पॉइंट्स को नहीं भी याद कर सकते तो आप लोग सिर्फ इसी एक पॉइंट को याद कर लो, तो दिस इज़ मोर देन इनफ। लेकिन 2-3 पॉइंट्स हैं, आप लोग उनको भी देख ही लो तो इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर फिर भी अगर किसी को मसला है तो यार वो 1% को याद कर ले कि हमारे पास सिर्फ 1% वाटर जो है वो सूटेबल है फॉर ड्रिंकिंग। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड कंपोनेंट बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर जो है वो ऐसा कंपोनेंट है, ठीक है, जो लाइफ को सपोर्ट करता है, ठीक है, इसमें कोई MCQ पॉइंट नहीं है। फोर्थ वन इज़ एटमॉस्फेयर। तो एंड एटमॉस्फेयर बेसिकली ये इन्वेलप है गैसेस का, ठीक है, उसे हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसकी डेप्थ जो है वो 1000 किलोमीटर होती है अबव द अर्थ सरफेस। तो अब यहाँ पे एटमॉस्फेयर में जो है वो सबसे ज़्यादा हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन होता है, ठीक है, सबसे हाईएस्ट परसेंटेज जो है वो नाइट्रोजन की होती है, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन की होती है, और थर्ड पे जो है वो आर्गन होता है, ठीक है। और ऊपर हम लोगों ने लिथोस्फेयर में क्या बात की थी कि सबसे ज़्यादा जो है वो हाइड्रोजन होता है। तो आप लोगों ने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। अगर वो आपसे एटमॉस्फेयर का पूछे तो एटमॉस्फेयर में हमारे पास नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। अगर लिथोस्फेयर का पूछे तो लिथोस्फेयर में हमारे पास सबसे ज़्यादा जो है वो हाइड्रोजन होती है और सबसे कम कार्बन के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने इन 2 पॉइंट्स को लाजमी जहन में रखना है। अब नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर के भी जो है वो आगे से 4 पार्ट्स हैं, ठीक है, या 4 कंपोनेंट्स हैं। पहले कंपोनेंट को जो है वो ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ये जो है वो इसकी एक्सटेंशन जो है वो 1 से लेके 11 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। इसका टेम्परेचर जो है वो 15 से लेके -56 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, और इसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होता है एटीट्यूड के इंक्रीज़ होने से। जैसे जैसे एटीट्यूड इंक्रीज़ होता है तो इसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होता रहता है। और नेक्स्ट इसलिए कि हमारे पास ट्रोपोस्फेयर कॉन्स्टिट्यूट 10% ऑफ एटमॉस्फेरिक वॉल्यूम। एटमॉस्फेरिक वॉल्यूम जो है वो 10% है, और
एटमॉस्फेरिक मैस जो है वो 80% है। वैसे इसमें कोई MCQ की बात नहीं है, आपको जो है वो एक इसकी डेप्थ का पता हो, सॉरी एक्सटेंशन का पता हो कि ये हमारे पास 0 से 11 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है ट्रोपोस्फेयर, इसके टेम्परेचर का पता हो, और इसका ये पता हो कि हाइट के साथ एटीट्यूड के साथ जो है वो इसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होता है। बस ये 3 पॉइंट्स आप लोग जहन में रखो। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड कंपोनेंट स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम 11 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर, ठीक है। इसका टेम्परेचर जो है वो -56 से लेके -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, और इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता है विद इंक्रीज इन हाइट, ठीक है। और इसका हमारे पास जो इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है वो है ओजोन, O3, ठीक है। आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि ओजोन कौन से रीजन में लाया करता है, तो ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, ठीक है। और स्ट्रेटोस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो एटीट्यूड के इंक्रीज़ होने के साथ इंक्रीज़ होता रहता है, जबकि ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होता है जब हम लोग एटीट्यूड को इंक्रीज़ करते हैं, तो ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को ये चीज़ें मतलब मुश्किल लग रही हैं, कन्फ्यूजिंग है उसके लिए, तो बुक में आप लोगों के पास टेबल भी बना हुआ है, तो आप लोग इसको वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों को ईजिली चीज़ें मेमोराइज भी हो जाएंगी। नेक्स्ट थर्ड कंपोनेंट हमारे पास मीजोस्फेयर। ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम 50 टू 85 किलोमीटर। इसका टेम्परेचर जो है -2 से लेकर -92 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, और इसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ करता है विद इंक्रीज इन एटीट्यूड, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर जो है वो ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम 85 किलोमीटर टू 500 किलोमीटर। इसका टेम्परेचर जो है -92 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर +1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, और इसका टेम्परेचर भी जो है वो इंक्रीज़ करता है एटीट्यूड के इंक्रीज़ होने से, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास प्लाज्मा प्रेजेंट होता है मीजोस्फेयर में, सॉरी सिर्फ मीजोस्फेयर में नहीं होता, प्लाज्मा जो है मीजोस्फेयर में होता है, थर्मोस्फेयर में भी होता है, और स्ट्रेटोस्फेयर के अपर पार्ट में होता है। ये भी पता हो आपको, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। तो पोल्यूटेंट्स को जो है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक को हम लोग प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं, दूसरे को सेकेंडरी कहते हैं। ऐसे पोल्यूटेंट्स जो कि डायरेक्टली जो है वो इमिट हों अपने सोर्स से, तो उसे हम लोग प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है, तो ये आप लोगों ने लाजमी देखने हैं। और ऐसे पोल्यूटेंट्स जिनको हम लोग जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट से, तो उनको हम लोग सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की भी कुछ एग्जांपल्स मेंशन्ड है, तो आप लोगों ने ये भी देखनी है। आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एक्सेप्ट, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट। नेक्स्ट हमारे पास सोर्सेज ऑफ पोल्यूटेंट्स। तो हमारे पास 2 तरह के सोर्सेज होते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं, ठीक है। इसमें नेचुरल चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि हमारे पास सी साल्ट हो गया, स्मोक होगी, गैसेस होगी, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है जी एंथ्रोपोजेनिक सोर्स। अब एंथ्रोपोजेनिक हमारे पास जो है वो जो मैन मेड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती है ना, उसकी वजह से जो पोल्यूटेंट्स आते हैं वो उसे हम लोग जो है वो एंथ्रोपोजेनिक सोर्स कहते हैं, ठीक है। इसमें कोई MCQ पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास सम मेन एयर पोल्यूटेंट्स। तो एयर पोल्यूटेंट्स में हमारे पास मेन एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कलरलेस होती है, एडोरलेस होती है, ठीक है। और ये 3 टाइम लाइटर होती है एयर से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, 3 टाइम लाइटर दैन एयर। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ 3 टाइम लाइटर दैन एयर। ये स्लाइटली सोल्यूबल होती है वाटर में, और ये डेथ काज कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे मज़े की बात ये है कि ये हाईली टॉक्सिक होती है, ठीक है। और ये हमारे पास हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर सकती है इजीली, ठीक है। मतलब देखो, ऑक्सीजन जितना बाइंड करता है ना हीमोग्लोबिन के साथ, तो ये ऑक्सीजन से भी तकरीबन 320 टाइम्स ज़्यादा जो है वो बाइंड कर सकती है हीमोग्लोबिन के साथ। तो दिस मीन्स दैट ऑब्वियसली फिर इसने डेथ तो काज करनी है, क्योंकि ये टॉक्सिक है, और इसके पास ज़्यादा एबिलिटी है हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होने की, कंबाइन होने की। नेक्स्ट सोर्स है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये भी कलरलेस गैस है, ठीक है। इसकी पंगेंट स्मेल होती है, इरिटेटिंग होती है, सफोकेटिंग होती है। एयर में ये डिफरेंट रिएक्शंस करके हमारे पास जो है वो सल्फेट एरोजल्स दे सकती हैं, ठीक है, जो कि रेस्पिरेटरी ट्रबल्स काज कर सकती है आगे जाकर, ठीक है। ज़्यादातर ओल्डर पेशेंट्स में, ओल्डर पीपल्स में, ठीक है। और इसकी वजह से एसिड रेन भी होती है। थर्ड हमारे पास जो मेन सोर्स है एयर पोल्यूशन का, वो है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जो है वो ये, इसमें कौन कौन से नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोस ऑक्साइड है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। वैसे इसमें कोई इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट नहीं है, लेकिन जो पहले 2 मेन एयर पोल्यूटेंट्स हैं, तो इसमें कुछ हद तक MCQs पॉइंट्स है, तो इसको आप लोगों ने जहन में रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे ओजोन। तो ओजोन में कोई इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट नहीं है, तो इसे आप लोग खुद ही देख लो,
ठीक है। वैसे बाय द वे ये ओजोन आप लोग 9th-10th में भी पढ़ते आए हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी पढ़ी है, ठीक है। आप लोगों ने इवन तो ये बायो में भी ये पढ़ी है, ठीक है। वहाँ पे जो इन्वायरमेंटल वाला चैप्टर है, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग स्किप करेंगे, ठीक है। वैसे इसमें कोई MCQ पॉइंट है भी नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑटोमोबाइल्स पोल्यूटेंट्स एंड 3-वे कैटालिटिक कन्वर्टर। तो 3 वेज कैटालिटिक कन्वर्टर बेसिकली जो हमारे पास जो हार्मफुल पोल्यूटेंट्स होती है ना, तो उसको लेस हार्मफुल पोल्यूटेंट्स में जो है वो कन्वर्ट करता जाता है, ठीक है। और इसको जो है वो 3-वे कैटालिटिक कन्वर्टर का नाम इसलिए दिया है क्योंकि हमारे पास ये रिड्यूस करता है एमिशन ऑफ द 3 हार्मफुल पोल्यूटेंट्स को, ठीक है। वो 3 हार्मफुल पोल्यूटेंट्स कौन सी हैं? एक है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरी है जी हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड, एंड थर्ड हमारे पास है जी हाइड्रोकार्बन्स। तो हमारे पास ये जो 3-वे कैटालिटिक कन्वर्टर है ना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स की एमिशन को जो है वो रिड्यूस करता है, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 चैम्बर्स होते हैं, एक को हम लोग जो है वो रिड्यूसिंग चैम्बर कहते हैं और दूसरे को ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर कहते हैं, ठीक है। और आगे उसने वही बात की है कि हमारे पास ये कन्वर्टर जो है ये हार्मफुल पोल्यूटेंट्स को जो है वो लेस हार्मफुल पोल्यूटेंट्स में जो है वो कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसके 2 स्टेजेस होते हैं, एक स्टेज हमारे पास चाहे वो रिडक्शन चैम्बर में होता है और दूसरा चाहे वो ऑक्सीडेशन चैम्बर में होता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टेज 1 है वो रिडक्शन चैम्बर में होता है। इसमें ये होता है कि हमारे पास अनबर्नड हाइड्रोकार्बन जो होता है ना, वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रिहीडियम एज अ कैटलिस्ट। तो हमारे पास वो कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन में, ठीक है, रिड्यूसिंग चैम्बर में, ठीक है। फिर ये जो नाइट्रोजन हमारे पास बनता है ये फिर आगे जाकर रिड्यूस होकर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है और साथ में जो है वो नाइट्रोजन बनाता है। वैसे इसमें कोई MCQ पॉइंट नहीं है, जस्ट आपको पता हो कि फर्स्ट स्टेज जो है वो रिड्यूसिंग चैम्बर में होता है और सेकंड स्टेज जो है वो ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में होता है या ऑक्सीडेशन चैम्बर में होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड स्टेज, अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि ऑक्सीडेशन चैम्बर में जो है वो एयर को ऐड किया जाता है, ठीक है। फिर एयर क्या करती है, ऑक्सीडाइज करती है कार्बन मोनोऑक्साइड को और अनबर्नड हाइड्रोकार्बन्स को, ठीक है। किस में? कार्बन डाइऑक्साइड में, ये CO2 है, ठीक है। और CO2 के साथ H2O में भी, यहाँ पे भी H2O है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करते हैं? प्लेटिनियम या लेड। ऊपर हम लोगों ने जो है वो रेडियम को जो है वो यूज़ किया था एज अ कैटलिस्ट और यहाँ पे हम लोगों ने लेड या प्लेटिनियम को जो है वो यूज़ किया एज अ कैटलिस्ट। अब इसमें MCQs पॉइंट्स कौन कौन से हैं? एक तो आपको 3-वे कैटालिटिक कन्वर्टर का पता हो कि ये क्या काम करता है, ये हार्मफुल पोल्यूटेंट्स को जो है वो लेस हार्मफुल पोल्यूटेंट्स में कन्वर्ट करता जाता है, ठीक है। ये कौन कौन सी 3 इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट्स को जो है वो उनकी एमिशन को रिड्यूस करता है, उन 3 पोल्यूटेंट्स का पता हो। फिर आपको ये पता हो कि इसके 3 चैम्बर्स होते हैं और इसके बाद आपको पता हो कि हमारे पास इसके 2 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज जो है वो रिडक्शन चैम्बर में होता है और सेकंड जो है वो ऑक्सीडेशन चैम्बर में होता है, दैट इज़ इट। और अगर आप लोग इनके फर्दर अगर डिटेल्स याद करना चाहते हो तो अच्छी बात है। नेक्स्ट है हमारे पास स्मोक। अब स्मोक जो है बेसिकली इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फोग, ठीक है। इसका जो है वो ब्राउनिश कलर होता है या डार्क ग्रे कलर होता है, ठीक है। ये विजिबिलिटी को रिड्यूस करती है। इसकी 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप है हमारे पास फोटोकेमिकल स्मोक और सेकंड है इंडस्ट्रियल स्मोक। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये फोटोकेमिकल स्मोक जो है वो ये क्या होती है। अच्छा, ये रेडिश ब्राउनिश ग्रे कलर की होती है। तो इसमें आप लोगों ने पहली चीज़ ये देखनी है कि हमारे पास जो स्मोक होती है ना, फोटोकेमिकल स्मोक, ठीक है, ये एक तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोकार्बन्स की वजह से होती है, ठीक है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ऐसी स्मोक जो नाइट्रोजन की वजह से हो और साथ में जो है वो हाइड्रोकार्बन्स की वजह से हो, तो उसे हम लोग फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं, ठीक है। अब ये जो फोटोकेमिकल स्मोक होती है ये उन सिटीज़ में ज़्यादा होती है जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा हो, ठीक है। वो फ्यूल्स वगैरह जो बर्न होते हैं तो उसकी वजह से होती है ये फोटोकेमिकल स्मोक। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग यहाँ से ये देखो कि हमारे पास जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है ना, ये उस रेडिएशन को जो है वो एब्जॉर्ब करता है जिसकी वेवलेंथ जो है वो 400 नैनोमीटर से जो है वो लेस होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लोग यहाँ से ये देखो कि स्क्विर्जिंग रिएक्शन क्या होता है। तो स्क्विर्जिंग रिएक्शन में ये होता है कि O3 जो है ना, ओजोन, वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो उसे जो है वो स्क्विर्जिंग रिएक्शन कहते हैं। बाकी यहाँ पे कोई MCQ पॉइंट नहीं है। यहाँ पे लास्ट पे एक MCQ पॉइंट है, कहता है कि हमारे पास ये जो कार्बोनाइल रेडिकल्स होते हैं ना, ये जिस वक्त जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास जो है वो अकाइल पेरोक्सी रेडिकल्स देते हैं। और ये अकाइल पेरोक्सी रेडिकल्स जब रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ तो हमारे पास ये पैन बनाते हैं, ठीक है, PAN। अब व्हाट इज़ PAN? PAN स्टैंड फॉर
परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है। और हमारे पास ये जो PAN है ना, ये भी मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है स्मोक का। लेकिन आपको बस यहाँ से ये चीज़ पता हो कि हमारे पास सबसे पहले कार्बोनाइल के रेडिकल्स जो है वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, और हमारे पास जो है वो अकाइल परऑक्सी रेडिकल्स बनाते हैं। फिर यही अकाइल परऑक्सी रेडिकल्स जो है वो रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ, और एज अ रिजल्ट जो है वो परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स बनाते हैं, ठीक है, जिसका हम लोग पैन कहते हैं। अच्छा, ये ऊपर हम लोगों से एक पॉइंट मिस हो गया था फोटोकेमिकल स्मोक में। फोटोकेमिकल स्मोक को जो है वो लंडन स्मोक भी कहते हैं, ठीक है, ये सेकंड नेम आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास इंडस्ट्रियल स्मोक। तो इंडस्ट्रियल स्मोक में आप लोगों ने जो है वो सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये कि हम लोग इंडस्ट्रियल स्मोक को जो है वो रिड्यूसिंग स्मोक भी कहते हैं या एंजलस स्मोक भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास ये जो इंडस्ट्रियल स्मोक है ना, ये SO2 की वजह से होती है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होती है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होती है, ठीक है। ये दो कंपोनेंट्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल स्मोक जो है वो काज करते हैं। और नेम से इंडिकेट कर रहा है इंडस्ट्रियल स्मोक उन इलाकों में होगी जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होती हैं, और फोटोकेमिकल स्मोक उन इलाकों में ज़्यादा होगी जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होती है, ठीक है। बाकी इसमें और कोई MCQ पॉइंट नहीं है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंजेस। तो इसको हम लोग जो है वो दो एस्पेक्ट से देखते हैं। नंबर 1 है हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, और सेकंड है हमारे पास ओजोन डिप्लीशन, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली ये होता है कि जो सन से जो है वो हार्मफुल रेज आती हैं, तो वो अर्थ एटमॉस्फेयर पे जो है वो उनकी ट्रैपिंग हो जाती है, ठीक है। और जब वो दोबारा वापस नहीं जा सकती तो हमारे पास एज अ रिजल्ट जो है वो एक अफेक्ट काज करती हैं जिसे हम लोग ग्रीन हाउस अफेक्ट कहते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट काज करती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, और 50% जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड 50% ग्रीन हाउस इफेक्ट काज करती है, और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से सिर्फ, ठीक है। बाकी भी आप लोग कंपोनेंट्स को देख लो। वाटर के वेपर्स भी काज करते हैं, मीथेन भी जो इसमें इन्वॉल्व होती है, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आपके जो फ्रिज होते हैं या ACs वगैरह होते हैं उनमें होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों की एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट काज करती है या कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, अराउंड अबाउट 50%, ठीक है। तो ये आप लोगों से MCQ पूछा जा सकता है। तो आपको पता होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर। तो इसे हम लोग जो है वो ओजोन डिप्लीशन भी कहते हैं, ठीक है, होल इन द ओजोन, होल इन द स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। तो इसमें वैसे कोई इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट नहीं है, और बस आप लोग यहाँ से ये याद रखो कि हमारे पास इस ओजोन डिप्लीशन की वजह से या डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन की वजह से जो है वो ग्लोबल वार्मिंग काज होती है। बाकी यहाँ पे कोई MCQ पॉइंट नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग फिर भी इसको रीड करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारे पास एसिड रेन, ठीक है। एसिड रेन जो है वो H2SO3 की वजह से भी होती है, H2SO4 की वजह से भी होती है, और HNO3 की वजह से भी होती है, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास जो अनपोल्यूटेड रेन होती है ना, तो उसकी pH है वो 5.6 के इक्वल होती है। लेकिन अगर pH जो है वो 5.6 से जो है वो और कम होती जाए तो उस रेन को जो है वो हम लोग जो है वो एसिड रेन कंसिडर करते हैं। तो जब भी आप लोगों को MCQ में स्टेटमेंट आए तो आप लोगों ने इसको गौर से पढ़ना है कि वो आपसे जो है वो पोल्यूटेड रेन की बात कर रहा है या अनपोल्यूटेड रेन की बात कर रहा है। अगर तो उसने अनपोल्यूटेड रेन की बात की तो आप लोग बोलेंगे कि इसकी pH जो है वो 5.6 की इक्वल होती है। अगर उसने जो है वो पोल्यूटेड रेन की बात की या एसिड रेन की बात की तो आप लोग बोलोगे कि उसकी pH जो है वो 5.6 से कम होती है, ठीक है, लेस देन 5.6। बाकी यहाँ पे और कोई MCQ पॉइंट नहीं है, ठीक है। बाकी ये जो यहाँ पे एक दो पैराग्राफ्स लिखे हैं इसमें भी कोई MCQ पॉइंट नहीं है। सिर्फ यहाँ पे आप लोग ये देखो कि हमारे पास Cu एंड Hg जो है वो डिज़ोल्व होते हैं एसिड रेन में। इसी वजह से हमारे पास जो बिल्डिंग्स होती हैं या मोनूमेंट्स होते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं रेन की वजह से, क्योंकि हमारे पास उनमें एसिड रेन जो है वो सोल्यूबल हो जाती है, ठीक है, डिज़ोल्व हो जाती है। सो दैट इज़ वाई। बाकी यहाँ पे और कोई MCQ पॉइंट नहीं है। कहते हैं कि हमारे पास ये जो ओजोन लेयर में जो है वो जो डिस्ट्रक्शन हो रही है ना, तो उसको ओजोन की कंसंट्रेशन जो है बैलेंस कर रही है विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन विच इज़ कॉल्ड एज चैम्पमैन रिएक्शन, ठीक है। चैम्पमैन रिएक्शन में हमारे पास जो एटॉमिक ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और हमारे पास ये जो ओजोन है ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करती हैं और इन्होंने जो है वो एक बैलेंस रखा हुआ है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो उस रिएक्शन को जो है वो चैम्पमैन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है।
तो ओजोन डिप्लीशन की मेन काज हमारे पास जो है वो एक तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जिसे हम लोग फेरोन गैस भी कहते हैं, और दूसरी हमारे पास जो है वो हेलोन्स हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट कहते हैं कि हमारे पास ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट भी काज करती है और ओजोन डिप्लीशन भी काज करती है। ठीक है, और ये डिफरेंट वेज में करती है। तो ये आप लोग खुद देख लो। वैसे बाय द वे यहाँ पे कोई MCQ पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन जो है वो सबसे पहले तो एक एग्रीकल्चरल वेस्ट की वजह से होती है। ठीक है, जो कि मोस्टली हमारे पास, अब देखो इसमें हमारे पास नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, नाइट्राइट्स वगैरह और वो चीज़ें, जिसकी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसको हम लोग साइनोसिस भी कहते हैं, आप लोगों ने बायो में पढ़ा होगा। ठीक है, तो वो नाइट्रोजन की वजह से होता है या नाइट्राइट्स की वजह से हो रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। तो इसमें सिंपल थ्योरीज हैं, कोई इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट नहीं है, इसको लिहाजा आप लोग इसको खुद पढ़ोगे। ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन जो है वो ये आर्सेनिक की वजह से भी हो सकता है, मर्करी की वजह से भी हो सकता है, लेड की वजह से भी हो सकता है और कैडमियम की वजह से भी हो सकता है। तो ये इनके अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, थ्योरीज लिखी हुई हैं, इसमें कोई MCQ पॉइंट नहीं है। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो। बाय द वे मेरे ख्याल से इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ से MCQs नहीं आते हैं। तो वाटर पोल्यूशन जो है वो ये डोमेस्टिक और म्यूनसिपल वेस्ट की वजह से भी होते हैं। ठीक है, ये पेट्रोलियम स्पिलिट्स की वजह से भी होते हैं। मतलब शिप्स जो है वो समटाइम्स वो उनमें लीकेज आ जाती है, तो वो सारा वेस्ट मटेरियल जो है वो वाटर में जाता है और वाटर पोल्यूशन काज कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो लाइव स्टॉक वेस्ट होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होती है। तो ये सारे वाटर पोल्यूशन के जो है वो काजेज़ हैं बेसिकली। ठीक है, बाय द वे में आपको सिर्फ काजेज़ का ही पता हो कि कौन कौन सी चीज़ काज कर सकती है वाटर पोल्यूशन। बाकी इनके अंदर जो स्टेटमेंट्स थ्योरीज लिखी हैं यहाँ से MCQs नहीं आते। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पेस्टिसाइड्स। ये वही चीज़ें जो पेस्ट को किल करने के लिए यूज़ करते हैं, उनको हम लोग जो है वो पेस्टिसाइड्स कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास वाटर क्वालिटी। ठीक है, कहते हैं कि वो पानी जो हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक तो वो कलरलेस होना चाहिए, टेस्टलेस भी होना चाहिए। अब हमारे पास जो पानी होता है ना, उसकी टर्बिडिटी जो है वो 10 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और हमारे पास जो पीने वाला पानी होता है तो उसकी pH जो है वो 7 से लेकर 8.5 के इन बिटवीन होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों ने इस pH को याद रखना है, इस टर्बिडिटी को याद रखना है। दैट इज़ इट। बाकी आगे उसने कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं कि हम लोग कौन कौन से तरीके यूज़ करके वाटर की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं, तो आप लोगों ने इन तरीकों को देखना है। बाय द वे यहाँ से कोई MCQ नहीं आता। आप लोग pH भी याद कर लो और ये जो टर्बिडिटी का उसने वो दिया है वैल्यू, ये भी याद कर लो। दिस इज़ मोर देन इनफ। तो ये था आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 23। उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा।